नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास निशानेबाज पार्ट 2। बेशक वह देवराज चौहान ही क्यों ना हो, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारी जड़ें उखाड़ने वाले कई पैदा हो जाएंगे। ऐसे में फिर हम किस किस को संभालते फिरेंगे, हमारे धंधे का क्या होगा। वागले ने ठंडे स्वर में कहते हुए सिर हिलाया। नहीं खुराना, ऐसा ज़्यादा देर नहीं चलना चाहिए। नहीं चलेगा। खुराना की आंखों में सर्द भाव उभरे। देवराज चौहान को ढूंढ ढांड कर खत्म कर दो, सबको दिखा दो कि अजमेर अंडरवर्ल्ड में सिर्फ वही होता है जो डाबर वागले चाहते हैं। कोई ऐरा गैरा अपनी इच्छा से कुर्सी बिछाकर नहीं बैठ सकता। ऐसा ही होगा। जिस अंदाज से नाइट रेस्टोरेंट उड़ाया गया है, हमारे आदमी ने जो खबर दी है, उसे देखते हुए देवराज चौहान ने तगड़े गोला बारूद का इस्तेमाल किया है। वह गोला बारूद उसने अजमेर में खेत लगाकर तो पैदा नहीं किया। समझे खुराना? मालूम करो कि देवराज चौहान ने वह गोला बारूद कहाँ से हासिल किया है। आप ठीक कह रहे हैं। जिससे देवराज चौहान ने गोला बारूद हासिल किया है, उससे देवराज चौहान के बारे में यह खबर शायद मिल जाएगी कि उसने कहाँ ठिकाना बना रखा है। खुराना ने सिर हिलाया। परंतु साथ ही मैं यह बात भी जानने की चेष्टा अवश्य करूँगा कि यह काम देवराज चौहान का ही है। कहीं ऐसा न हो कि हम देवराज चौहान के पीछे लगे रहें और करने वाला कोई दूसरा हमें बर्बाद कर जाए। वागले सख्त स्वर में कुछ कहने को हुआ कि डाबर ने उसे टोका। खुराना को अपनी तसल्ली कर देने दे वागले, तभी यह बाद में ठीक ढंग से काम कर सकेगा। वागले ने होंठ खींच लिए। खुराना, डाबर ने सिगरेट सुलगाई। देवराज चौहान अकेले इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। गोला बारूद यकीनन उसी किसी ने मुहैया कराया है। मालूम करना कौन उसके साथ है। जी। तभी फोन की घंटी बजी। वागले करीब था। उसने रिसीवर उठा लिया। हेलो वागले। देवराज चौहान का खतरनाक स्वर वागले के कानों से टकराया। क्षण भर के लिए वागले हक्का बक्का रह गया। मर गए हो क्या? वागले के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। तुम? वागले का चेहरा एकाएक फिर धधकने लगा। होठ भींच गए। हाँ मैं, वागले, देवराज चौहान, तुम्हारा बाप, तुम्हारी मौत का मसीहा। देवराज चौहान का आने वाला स्वर बेहद खूंखारतापूर्ण था। देवराज चौहान की शराफत भी तुम लोगों ने देख ली, बहुत देख ली। अब मेरा दूसरा रूप भी देख लो कि देवराज चौहान जब मौत बनता है तो कैसा तांडव होता है। तुम हमें धमकी दे? धमकी? देवराज चौहान की दरिंदगी से भरी हंसी उसके कानों में पड़ी। अगर नाइट रेस्टोरेंट का हाल देख लो तो फौरन हकीकत के दायरे में कदम रख दोगे। यह छोटे छोटे झटके हमारा कुछ नहीं बिगाड़। छोटे छोटे झटके ही तो बड़ी बादशाहत को खोखला करते हैं, और किसी बादशाहत को खोखला करके उसे बर्बाद करने का मजा ही कुछ और है। देवराज चौहान सर्द लहजे में कह रहा था। मैं चाहता तो इस वक्त जहां तुम लोग हो उस बंगले को भी उड़ा सकता था, परंतु लोहे की हथौड़े की एक चोट मारकर मामला खत्म कर देना मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता। सुनार की सोने वाली धीमी धीमी चोटों से दुश्मन को तड़पा तड़पा कर मारने में मजा ही कुछ और है। मौत का खेल कुछ तो लंबा हो। तुम्हारी सुनार वाली चोटों को बर्दाश्त करने का दम बहुत है हम में देवराज चौहान। वागले दांत पीसकर कह रहा था। परंतु हमारी लोहार वाली चोट तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मैं तुम लोगों को इतना मौका ही नहीं दूंगा कि तुम चोट के लिए लोहार से हथौड़ा तैयार करवा पाओ। तुम जैसों के लिए ऐसे हथौड़े हम तैयार ही रखते हैं। तैयार रखते हो तो लोहे के हथौड़े को उठाने की प्रैक्टिस कर लेना। कहीं वक्त आने पर हथौड़ा उठाने की हिम्मत ही ना बचे। आजकल लोहा कुछ ज़्यादा ही भारी हो गया है, क्योंकि तुम जैसे बहुत कमज़ोर हो गए हैं। वागले के होठों से गुर्राहट निकली। हमारे खिलाफ कदम उठाकर तुमने बहुत भारी भूल कर दी है। अब भूल तो तुम लोगों ने की है, मुझे मजबूर करके। अब नतीजा तुम लोगों के सामने आना शुरू हो गया है। एक के बाद एक मेरे द्वारा मारी गई सुनार वाली चोटें तुम लोगों की दिन रात की नींद हराम कर देंगी, और अंत में तुम लोगों को नसीब होगी मौत। अजमेर अंडरवर्ल्ड में डाबर वागले का नाम लेने वाला भी कोई ही बचेगा। देवराज चौहान। वागले का चेहरा भेड़िए जैसा भयानक हो गया। तुम? वागले? वागले ठिठका। उसने डाबर को देखा। रिसीवर मुझे दो। डाबर का चेहरा बेहद शांत था। तुम गुस्से में हो और हार्ट के मरीज हो। तुम्हारा इस तरह क्रोध में आना ठीक नहीं। लाओ, मैं बात करता हूँ। साला कुत्ता। वागले दांत किटकिटाकर रिसीवर में बोला, फिर उसे डाबर की तरफ बढ़ा दिया।
डाबर ने रिसीवर थामकर शांत भाव में उसे कान से लगाया। हेलो, देवराज चौहान। ओह, डाबर साहब, वागले को बात करने देते, वह अच्छी बात कर रहा था। देवराज चौहान गुर्राया। गुस्से में वह ठीक बात नहीं कर पा रहा था। डाबर ने कहा, तुम तो जानते ही हो कि वह जल्दी गुस्से में आ जाता है। खैर, कहो, तुमने हमारा नाइट रेस्टोरेंट क्यों बारूद से उड़ा दिया? कारण तुम अच्छी तरह जानते हो डाबर। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। क्यों? शायद कोई हल निकल सके, रास्ता निकल सके। डाबर की आवाज़ में स्थिरता थी। नहीं, अब कोई रास्ता नहीं, कोई हल नहीं निकलेगा। जो निकलेगा बाद में निकलेगा। डाबर ने बेहद शांत भाव में सिर हिलाया। मैं यह सब पसंद नहीं करता। गोला बारूद के धमाके अच्छे नहीं होते। ठीक कहते हो। देवराज चौहान के आने वाले स्वर में कटुता थी। बारूद से प्रदूषण फैलता है। जब इतने समझदार हो तो फिर ऐसा क्यों कर? तुम्हारे दिमाग का प्रदूषण दूर करने के लिए वातावरण में प्रदूषण फैलाना पड़ रहा है। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। कुछ लोगों को इसी तरह समझ आती है। ऐसा मत करो, छोड़ो, हम वैसे ही बहुत समझदार हैं देवराज चौहान। बारूदी खेल बंद करो। बंद कर दूं? देवराज चौहान की मौत से भरी हंसी डाबर के कानों में पड़ी। हाँ, ठीक है, जगमोहन को मेरे हवाले कर दो। बस इतनी सी बात है। डाबर बेहद शांत ढंग से हंसा। हमने जगमोहन को वापस देने से कब मना किया है? ले लो, बोलो, कब चाहते हो जगमोहन को? डाबर का स्वर सरल था। वागले के दांत किटकिटाने की आवाज़ डाबर के कानों में पड़ी। वायदा मत कर बैठना डाबर। वागले गुर्राया। मैं जगमोहन को छोड़ने वाला नहीं। वागले के शब्दों पर डाबर ने जरा भी ध्यान नहीं दिया, परंतु वह शब्द रिसीवर के माध्यम से देवराज चौहान तक पहुंच गए थे। तुम्हारा पार्टनर तुम्हें कुछ कह रहा है डाबर। देवराज चौहान का स्वर जहरीला था। उसकी बातें छोड़ो, अपने कहो, कहाँ पहुंचा दूं जगमोहन को? डाबर बोला। कहीं पहुंचाने की जरूरत नहीं, उसे आज़ाद करके खुले में छोड़ दो। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। डाबर ने रिसीवर पर ही सिर हिलाया। जगमोहन को मैं छोड़ देता हूँ, परंतु हम में एक बात पहले से ही तय थी कि 70 करोड़ के मेरे सोने को वापस मुझ तक पहुँचाओगे और अपने मेहनताने के तौर पर 20 करोड़ ले लोगे। मेरा मतलब कि वह सोना कब मेरे हवाले कर रहे हो, ताकि उसके बाद मैं जगमोहन को। डाबर। देवराज चौहान की खतरनाक गुर्राहट डाबर के कानों में पड़ी। क्या हुआ? सब ठीक तो है? मुझे लगता है तुम्हें प्रदूषण से बहुत प्यार है। देवराज चौहान की आवाज़ में दरिंदगी का पुट आ गया था। तभी तो ज़्यादा हरामी बनने की चेष्टा कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी इस इच्छा को अवश्य पूरा करूँगा। देवराज चौहान, तुम तो यूं ही। तुम्हारा अहम खास आदमी खुराना मुझसे सोना हासिल कर चुका है। यह तुमने पहले भी कहा था, अब फिर कह रहे हो। कब तक कहते रहोगे? ऐसी तो कोई बात मत कहो जो सिरे से ही गलत हो। खुराना ने तुमसे वैन ली थी, मैटाडोर, हरे रंग की वैन। हाँ, देवराज चौहान सुलगे शब्दों को चबाकर कह रहा था। मैटाडोर वैन, हरे रंग की, खुराना ने ली थी, जिसके पीछे ताला लगा हुआ था और भीतर 70 करोड़ का सोना मौजूद था। अब वह तुम तक नहीं पहुंचा तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मैंने माल डिलीवर कर दिया था। अब मुझे जगमोहन मिल जाना चाहिए। जगमोहन की बात तो करो मत, वह तो तुम्हें मिल ही जाएगा। बात 70 करोड़ के सोने की हो रही है। खुराना के हवाले तुमने जो वैन की थी वह। मैंने खुराना के हवाले कोई वैन नहीं की, उसने मुझसे वैन छीनी थी। चलो ऐसा ही सही। हाँ, तो खुराना ने तुमसे जो वैन लाई थी वह खाली थी, पहले बताया तो मैंने। इस बात का क्या सबूत है कि वैन खाली थी? देवराज चौहान का स्वर जहर से भरा था। तो तुम्हें तो मालूम ही होगा कि। डाबर। देवराज चौहान की गुर्राहट उसके कानों में पड़ी। ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। क्यों? मैंने गलत कह दिया क्या? जो तुम नाइट रेस्टोरेंट की हालत भूल रहे हो, जो मैंने कुछ देर पहले की है। तभी वागले भड़क कर डाबर से बोला, तुम साले से पूछ पूछ करके क्यों बात कर रहे हो? उसे तो। डाबर ने फौरन हाथ उठाकर वागले को खामोश रहने का इशारा किया। वागले दांत पीस कर रह गया। डाबर के कानों में देवराज चौहान की व्यंग से भरी हंसी पड़ी। तुमसे ज़्यादा तो मुझे वागले ही समझदार लगता है। तुम मुझे नाइट रेस्टोरेंट की याद दिला रहे हो, वह मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन मैं वैन के खाली होने की बात कर रहा था। डाबर ने बेहद शांत स्वर में कहा। मैं और वागले इस बात के गवाह हैं कि वैन जब खोली गई तो खाली थी। खुराना गवाह है कि।
ताला बंद सोने से भरी वैन खुराना ने मुझसे छीनी थी। यहीं पर तो तुम गलती कर रहे हो देवराज चौहान। तुम डाबर। देवराज चौहान का बेहद खतरनाक स्वर डाबर के कानों से टकराया। खुराना अच्छी तरह जानता है कि वैन पुजारी सिकंदरानाथ के मंदिर के पीछे छिपाकर खड़ी की थी कविता देसाई ने, और वैन की हिफाजत के लिए कविता देसाई हर दम वैन के पास रही, उस पर निगाह रखती रही। उस वैन में एक मुट्ठी सोना तो था नहीं जो खामोशी से जेब में डालकर ले जाता और वैन को वैसे ही ताला लगा देता। वैन में 70 करोड़ का सोना था, और 1 2 4 5 नहीं, मजबूत गत्ते के 12 बक्सों में था। तुम लोगों ने ही वह बॉक्स वहां रखे थे। यह बात बखूबी जानते हो कि वह 12 बॉक्स इतने भारी थे कि 2 आदमी कठिनता से उठा पाते। ऐसे भारी 12 बॉक्स तालों में बंद वैन में पड़े हों तो कोई निगाहों से बचकर भी नहीं उन्हें बाहर निकाल सकता। कविता देसाई इतनी बेवकूफ़ भी नहीं कि वैन को अकेला छोड़कर खुद कहीं चली जाए। सोते समय भी उसकी एक आंख वैन पर होगी। दूसरे पुजारी सिकंदरानाथ भी वहां था। ऐसे में कोई तीसरा आदमी सोना नहीं निकाल सकता। उसके बाद उस वैन को हथियाने के लिए बाकी लोग वहां पहुंच गए। पंचम खेड़ा, शिखा मेहता, तुम्हारा खुराना भी वहीं था, पठानिया भी था, परंतु अपनी बेवकूफ़ी के कारण मारा गया। दौलत राम भी मारा गया, और भी थे जिन्हें शायद तुम नहीं जानते। यह सब लोग वैन को ले जाना चाहते थे क्योंकि 70 करोड़ का सोना वैन के भीतर था। इस छीना झपटी में कई जाने भी गई डाबर। यह सब बातें जानने के लिए देखें गोला बारूद। परंतु मैं उस वैन को ले ही निकला, और जब पुष्कर रोड पर आया तो खुराना ने मुझे और मेरे साथियों को घेर कर वैन मुझसे छीन ली, जबकि मैं वैन तुम्हारे पास ही लेकर आ रहा था ताकि उसे देकर मैं तुमसे जगमोहन को वापस ले सकूं। लेकिन खुराना ने मुझसे वैन लेना ही जरूरी समझा, जबकि मैंने उसे यह भी कहा कि मैं भी उसके साथ चलता हूं, परंतु वह नहीं माना और वैन लेकर चला गया। ऐसे में अगर तुम लोग कहते हो कि वैन में सोना नहीं था, वह खाली थी, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझसे तो 70 करोड़ के सोने वाली वैन ही खुराना ने ली थी, खाली नहीं। पल भर के लिए लाइन पर खामोशी रही, लेकिन वैन खाली थी। कौन मानेगा तुम्हारी बात? मैंने सच कहा है। डाबर। देवराज चौहान कड़वे स्वर में हंसा। अगर वह खाली भी थी तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, खुराना की गलती है। मुझसे वैन लेते समय भीतर मौजूद सोना उसे चेक कर लेना चाहिए था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। हो सकता है रास्ते में खुराना ने वैन खाली कर दी हो। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे इस बात से कुछ लेना देना नहीं कि कैसा है और कैसा नहीं। तुम्हारा खुराना मुझसे 70 करोड़ का सोना वापस ले गया है। वायदे के मुताबिक मुझे जगमोहन वापस चाहिए। वायदे से मैं पीछे नहीं हटता, परंतु सोना तो हमें मिला नहीं। मतलब कि तुम जगमोहन को आज़ाद नहीं करोगे? अवश्य करूँगा, लेकिन सोना मिलने के बाद। देवराज चौहान की खतरनाक गुर्राहट डाबर के कानों में पड़ी। ठीक है डाबर, मेरा पहला कदम तो तुमने देख ही लिया है। नाइट रेस्टोरेंट वाला? डाबर एकाएक हंसा। अब आगे देखो क्या होता है। मैं? बेकार है देवराज चौहान, तुम जो भी कर रहे हो करोगे, उसका कोई फायदा नहीं। तुम हमारे 2 4 10 12 ठिकाने तबाह कर दोगे। उसके बाद क्या होगा? हमारे किसी आदमी की गोली का शिकार हो जाओगे। खेल खत्म। जगमोहन को भी हम खत्म कर देंगे। हमारा नुकसान तो कवर हो ही जाएगा। उसके बाद सब कुछ ठीक चलने लगेगा। इसलिए बेहतर होगा कि बारूदी खेल से किनारा कर लो। 70 करोड़ का सोना ढूंढकर हमारे हवाले करो और जगमोहन को हमसे ले लो। डाबर को लगा जैसे उसके कानों के पास कोई भूखा शेर गुर्राया हो। डाबर, तुम बहुत गलत आंकड़ों से हिसाब लगा रहे हो मौत के खेल का। गलत हिसाब? हाँ, सही हिसाब मुझसे सुनो। देवराज चौहान का स्वर पहले जैसा ही था। होगा यह कि मैं तुम्हारी बादशाहत की एक एक ईंट उखाड़ूंगा। जब तुम और वागले खोखले हो जाओगे तो तुम दोनों की गर्दनें उड़ाऊंगा। तब। डाबर ठठाकर हंस पड़ा। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। हम तक तुम नहीं पहुंच सकोगे। जब तक हम न चाहें कोई हमें छू भी नहीं सकता। अपनी इस कोशिश में मात खा जाओगे, हार जाओगे, बुरी तरह। हार जाऊंगा? देवराज चौहान मौत से भरी हंसी हंसा। हाँ, 100%। तुम लोगों को कोई छू नहीं सकता। बोला ना, हमारे पास ऐसे इंतजाम है कि कोई हमारी मर्जी के बिना हम तक नहीं पहुंच सकता। तो बहुत तगड़े इंतजाम है। देवराज चौहान के स्वर में पहले जैसी ही मौत की हंसी शामिल थी। अब दिखा तो मैं सकता नहीं देवराज चौहान कि
दिखाने की जरूरत भी नहीं। देवराज चौहान ने उसकी बात काटकर गुर्राहट भरे स्वर में कहा, इतना बता दो या सोच लेना कि तुम्हारे इंतजाम किसी को छूने तो नहीं देंगे, किसी को तुम्हारे पास नहीं आने देंगे। क्या वह इंतजाम रिवॉल्वर, राइफल या गन की गोली भी रोक सकते हैं? डाबर के होंठ भींच गए। पहली बार उसके चेहरे पर खतरनाक भाव उभरे। गोली तो कहीं भी पहुंच सकती है, तो फिर सिर पर बुलेट प्रूफ पहनना शुरू कर दो। वागले को भी खबरदार कर देना। बहुत बड़े निशानेबाज हो, डाबर ने कटुता से कहा। कह नहीं सकता, लेकिन जब गन हाथ में आती है तो निशाना कभी नहीं चूकता। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर दरिंदगी से कहा। ठीक है देवराज चौहान, तुम्हारे निशाने का भी कमाल देख लेंगे। डाबर गुर्राया। बहुत जल्दी दिखाऊंगा अपने निशाने का कमाल तुम्हें। मैं इंतजार करूंगा। खुद को बचाकर रखना, कहीं उससे पहले ही तुम। आज के बाद मेरी चिंता करना छोड़ दो। छोड़ दी। डाबर के होठों से मौत से भरी हंसी निकली। जगमोहन को छोड़ दो, अभी भी वक्त है। बहुत कुछ खाक होने से बच जाएगा। मेरा ख्याल है जगमोहन को अब तुम कभी भी जिंदा नहीं देख सकोगे देवराज चौहान। मेरा ख्याल कुछ और ही है। क्या? अब मैं बताना जरूरी नहीं समझता। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने लाइन काट दी थी। भिजे होंठों से डाबर ने रिसीवर रखा। वहां पर गहरा और खतरनाक सन्नाटा व्याप्त था। खुराना की एक टक निगाह डाबर पर थी। वागले मौत से भरी निगाहों से डाबर को देखे जा रहा था। क्या भौंकता है हरामजादा? वागले ने एक एक शब्द चबाकर कहा। डाबर ने कश लेकर सिगरेट ऐश ट्रे में मस ली और खुराना को देखा। खुराना? डाबर का चेहरा कठोर चट्टान की भांति सख्त था। जी? खुराना एकाएक और भी सतर्क हो गया। अब तो तुम्हारी तसल्ली हो गई कि बारूद से नाइट रेस्टोरेंट उड़ाने वाला देवराज चौहान ही है। खुराना ने हौले से सहमति में सिर हिलाया। वह पीछे हटने को तैयार नहीं और भी बहुत कुछ करने को कह रहा था। जी हाँ, यह देवराज चौहान की खास आदत है। आगे बढ़कर वह पीछे नहीं हटता। देवराज चौहान की यह आदत क्या, हमने देवराज चौहान को ही तोड़ देना है। डाबर गुर्राया। खुराना खामोश रहा। अब कैसे करोगे? देवराज चौहान को खत्म करना है। यह इतना आसान नहीं है डाबर साहब, खुराना ने दबे स्वर में कहा। तुम? वागले गुर्राया। यह बात खुराना कह रहा है? खुराना ने वागले की तरफ गर्दन मोड़ी। यह बात मैं देवराज चौहान जैसी हस्ती के लिए कह रहा हूँ। खुराना का स्वर बेहद शांत था। इस बात में कोई शक नहीं कि हमारे पास बेपनाह ताकत है। हम सब कुछ कर सकते हैं, परंतु अपने दुश्मन को कम समझने का मतलब है कि हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं, खास तौर से जब हमारे सामने देवराज जैसा खतरनाक इंसान हो। वह किसी हब्बे से कम नहीं है। वागले के दांत भिज गए। खुराना, तुम देवराज चौहान से कुछ ज़्यादा ही प्रभावित नजर आ रहे हो। ऐसे में तुम देवराज चौहान का मुकाबला नहीं कर सकते, उसे पकड़ नहीं सकते, मार नहीं सकते। खुराना बेहद सतर्क अंदाज में मुस्कुराया। ऐसा मत सोचिए वागले साहब, आप मुझे तो जानते ही हैं। खुराना से सामने वाला डरता है, खुराना किसी से नहीं डरता। अगर आप मेरे बारे में यह बात नहीं जानते तो। जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं। डाबर ने उसकी बात काटकर कहा। मैं दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझता। और फिर सामने देवराज चौहान है, वह देवराज चौहान जिसके पीछे हिंदुस्तान की पूरी पुलिस है, परंतु कोई उसकी परछाई को भी नहीं छू पा रहा है। फिर ऐसे इंसान को हम छू पाएं, यह काफ़ी कठिन काम है। खुराना एक एक शब्द तोल कर कह रहा था। लेकिन अब हमारा उसी देवराज चौहान से टकराव ही नहीं, उसे खत्म भी करना है। नहीं तो वह हम लोगों का वजूद मिटाकर रख देगा, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। वागले दांत भींचकर क्रोध से खुराना को देख रहा था। डाबर बेहद शांत था। उसकी स्थिर निगाहें खुराना पर थी। मुझे पहले से ही शक था कि देवराज चौहान देर सवेर में हमारे लिए मुसीबत बनकर खड़ा होगा। खुराना ने पुनः गंभीर किंतु सोच भरे स्वर में कहा। और मैंने देवराज चौहान की अखबार में छपी तस्वीर के नेगेटिव बनवाकर उसके 200 प्रिंट निकलवा लिए थे कल ही। वह सारे प्रिंट मैं अपने आदमियों को देकर उन्हें अजमेर शहर में फैला दूंगा। छोटा सा शहर है, कब तक छिपा रह सकता है देवराज चौहान? देर सवेर में देवराज चौहान हमारे आदमियों की गोली का निशाना बनेगा ही। वागले के होठों पर एकाएक गहरी मुस्कान उभरी। मानना पड़ेगा तुम्हें खुराना। गुड, यह आइडिया तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे पास इकलौता यही रास्ता है, खुराना ने गंभीर स्वर में कहा। डाबर ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया और धीमे स्वर में कह उठा। खुराना, तब तक तो वह हमारे कई महत्वपूर्ण ठिकाने तबाह कर देगा। यकीनन ऐसा हो सकता है,
परंतु हम कुछ नहीं कर सकते। यह सब तो हमें बर्दाश्त करना होगा। खुराना के जवाब पर डाबर के होठ सिकुड़ गए। ठीक कह रहे हो, जब तक देवराज चौहान मरता नहीं तब तक हमें काफ़ी कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। डाबर के शब्दों पर खुराना ने कुछ नहीं कहा। खुराना, हमारे जितने भी महत्वपूर्ण ठिकाने हैं सब पर अपने खास खास आदमियों को तैनात कर दो। उन्हें तबाह करना तो दूर, देवराज चौहान उनके पास भी फटकने की हिम्मत ना कर सके। जी, हम जल्द से जल्द देवराज चौहान की मौत की खबर सुनना चाहते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि ऐसा जल्दी हो। खुराना गंभीर अंदाज में सिर हिलाया। अब जो भी इंतजाम करो, हमें फौरन खबर करना। यह शब्द खुराना के लिए वहां से जाने का इशारा थे। जी, खुराना ने कहा और इजाजत लेकर बाहर निकल गया। खुराना के जाने के बाद डाबर ने कश लेकर वागले को देखा। देवराज चौहान हमें निशाना बनाने को कह रहा था, डाबर ने कहा। सुनकर वागले जल भुन गया। उस साले ने कभी गोली चलाकर भी देखी है जो हमें निशाना बनाएगा? वागले, डाबर ने उसे देखा। वह देवराज चौहान है। तो क्या हो गया, हम कम हैं क्या? पूरा अजमेर हमसे। अजमेर अंडरवर्ल्ड पर ही हमारा कब्जा है, डाबर ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन देवराज चौहान का दखल तो हिंदुस्तान के हर शहर के अंडरवर्ल्ड में है। देखा जाए तो क्राइम की दुनिया में उसका रसूख हमसे ज़्यादा है। वागले डाबर को घूरता रहा। अभी तो उसने नाइट रेस्टोरेंट ही उड़ाया है, वह और भी बहुत कुछ करेगा। तुम उससे डर रहे हो डाबर? नहीं, मैं उससे सावधान रहने की चेष्टा कर रहा हूँ। डाबर ने वागले को देखा। खुराना का कहना गलत नहीं है कि हम जो हैं सो हैं, परंतु देवराज चौहान को कम नहीं समझना चाहिए। डाबर, तुम्हारे मुंह से यह शब्द अच्छे नहीं लग रहे, वागले कड़वे स्वर में बोला। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा वागले, मेरी बात शायद तुम समझ नहीं पा रहे हो। सब समझ रहा हूँ, तुम्हें शायद देवराज चौहान से निपटना कठिन लग रहा है। कठिन तो है ही, डाबर ने बेहिचक स्वीकार किया। तो फिर मेरी एक बात मानो। क्या? जगमोहन को देवराज चौहान के हवाले कर दो, वागले ने व्यंग से कहा। तुम तो बेकार की बातों में लग गए हो वागले। मैं जगमोहन को वापस देने को नहीं कह रहा, लेकिन तुम्हारी बातों से कमजोरी झलक रही है। शट अप वागले, डाबर एकाएक गुर्राया। वागले दांत भींचकर डाबर को देखता रहा। मैं कब से देख रहा हूँ तुम बेकार की बातें कहे जा रहे हो, डाबर ने सख्त स्वर में कहा। देवराज चौहान ने शायद तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। वह हमसे टकराने के लिए हमारे सामने आ खड़ा हुआ है, तो उनके दम को समझो, अपने ही दम को संवारते मत रहो। वह अगर हमें गोली से उड़ाने को कह रहा है तो कम से कम ऐसी कोशिश तो कर सकता है, कामयाब भी तो हो सकता है। हर बात हमें सामने रखकर अपनी सुरक्षा के इंतजाम करने होंगे, तभी हम सफलतापूर्वक देवराज चौहान का मुकाबला कर सकते हैं। वागले कई पलों तक खामोश रहा। अपनी सुरक्षा के इंतजाम करके उस पर वार करेंगे तो आसानी से कामयाब हो जाएंगे। उधर खुराना कोई कमी नहीं छोड़ेगा। मेरे ख्याल में देवराज चौहान का मामला जल्दी ही निपट जाएगा। वागले ने सिर हिलाया और दांत भींचकर बोला। तुम लंबा रास्ता इस्तेमाल कर रहे हो। मेरे ख्याल में तो यह बढ़िया रास्ता है। देवराज के मामले में बब्बन का इस्तेमाल करो। बब्बन का? हाँ, वागले के होठों पर खतरनाक मुस्कान उभरी। लेकिन उसे तो हमने सोने की तलाश में लगाया है, जयपुर से बुलाकर। जयंत का रिश्तेदार होने के कारण वह उनके साथ आसानी से जा मिला है। डाबर की प्रश्न भरी निगाह वागले पर थी। वागले खतरनाक हंसी हंसा। सोने को छोड़ो, वह तो देर सवेर में हमें मिल ही जाएगा। इस समय हमारे सामने देवराज चौहान का मसला है। बब्बन का रुख देवराज चौहान की तरफ मोड़ दो। वह बगल में रहकर देवराज चौहान का गला आसानी से काट सकता है। डाबर ने गंभीर निगाहों से वागले को देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं। मेरी बात पसंद नहीं आई? आई। खुराना तो अब देवराज चौहान से निपटेगा ही निपटेगा। बब्बन यह मामला जल्दी निपटा सकता है। ठीक कहते हो तुम, डाबर ने सिर हिलाकर वागले की बात को स्वीकार किया। हमें फौरन बब्बन से बात करनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी करना ठीक नहीं होगा। क्या मतलब? बब्बन उन लोगों में अपनी जगह बना चुका होगा। ऐसे में हमारा कोई आदमी उससे बात करेगा तो यह बात देवराज चौहान की पकड़ में भी आ सकती है, गड़बड़ हो सकती है। तो इंतज़ार करो, डाबर ने शब्दों को चबाकर कहा। बब्बन पहला मौका मिलते ही फ़ोन करेगा, तब उससे इस बात पर बात करेंगे। अगर मेरी गैर मौजूदगी में फ़ोन आए तो उससे देवराज चौहान का ठिकाना पूछ लेना। इससे क्या होगा? अगर मामला बब्बन के बस का नहीं हुआ तो कम से कम हम तो यह मामला निपटा सकते हैं।
वागले सिर हिलाकर रह गया। यहाँ पर हम में से एक हमेशा रहेगा, बब्बन के फ़ोन के इंतज़ार में, और कहीं आते जाते समय हमें बेहद सावधानी का इस्तेमाल करना होगा। देवराज चौहान कभी भी कहीं भी हमारी घात में हो सकता है। हाँ, वागले ने गंभीरता से कहा, इस बात का खतरा बराबर बना रहेगा। जो भी हो, देवराज चौहान हमारे हाथों से बच नहीं सकेगा। डाबर के होठों से गुर्राहट निकली। उसकी मौत लाजमी है, वह अजमेर में ही मरेगा। वागले दांत भींचकर कह उठा था। देवराज चौहान जब शंकर नाग के छोटे से गंदे कमरे में पहुंचा तो रात का 1 बज रहा था। शंकर नाग जाग रहा था। नींद का नामो निशान भी आंखों में नहीं था। देवराज चौहान को सही सलामत आया देखकर शंकर नाग ने चैन की सांस ली। देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम सही सलामत पहुंच गए थे? देवराज चौहान बोला। मुझे क्या होना था? तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा गोला बारूद था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आराम से यहाँ तक आ पहुँचा था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और चारपाई पर जा बैठा। तुमने क्या किया? उस बारूद का इस्तेमाल कहाँ किया? शंकर नाग ने गंभीर स्वर में पूछा। नाइट रेस्टोरेंट पर। वह तो डाबर बागले का अवैध जुआ घर है, वहीं पर से तो 70 करोड़ का सोना लूटा गया था। हाँ। ओह, तो उस जगह को उड़ा दिया तुमने? ज़रूरी था ऐसा करना। काफ़ी लोग मारे गए होंगे। मालूम नहीं। शंकर नाग गंभीर निगाहों से देवराज चौहान को देखता रहा। मैं अभी आया, कहते हुए शंकर नाग उठा और बाहर निकल गया। सोचों में डूबा देवराज चौहान सिगरेट की कश लेता रहा। जब सिगरेट समाप्त करके हटा तो उसी समय शंकर नाग ने भीतर प्रवेश किया। उसके हाथ में खाने का ढका हुआ थाल था। लो, खाना खा लो, मैंने पहले से ही इंतज़ाम करके रखा हुआ था, शंकर नाग बोला। देवराज चौहान मुस्कुराया। उठकर उसने हाथ मुंह धोया और खाने में व्यस्त हो गया। शंकर नाग ने कोई बात नहीं की जब तक कि देवराज चौहान ने फुर्सत न पाली। पहली फुर्सत मिलते ही शंकर नाग बोला, अब क्या करोगे तुम? देवराज चौहान के जबड़ों में कसाव आ गया। मैंने फ़ोन पर डाबर बागले से बात की थी कि शायद उनका इरादा बदल गया हो। बेकार का खून खराबा बहाना चाहते हो और जगमोहन को छोड़ दो। देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर कह उठा। परंतु उनकी नीयत जगमोहन को छोड़ने की जरा भी नहीं है, वह लड़ाई चाहते हैं। शंकर नाग के चेहरे पर चिंता बरस उठी। इसलिए अब मेरे सामने भी लड़ाई का रास्ता ही बचा है। देवराज चौहान का चेहरा सुर्ख होकर धधकने लगा था। डाबर बागले अगर यह सोचते हैं कि जगमोहन को कैद करके मुझ पर आवश्यक दबाव डाल लेंगे तो यह उनकी भारी भूल है। जिस हद तक मैं उनसे दब सकता था दबा, लेकिन अब और नहीं। बहुत खून खराबा होगा। तो तुम क्या चाहते हो, मैं उनकी नाजायज बातें मानता रहूं? देवराज चौहान गुर्राया। मेरा यह मतलब नहीं था, शंकर नाग ने व्याकुलता से कहा। दरअसल डाबर बागले भी कम नहीं है। यह लड़ाई अजमेर की है और वह दोनों अजमेर पर पूरी तरह छाए हुए हैं। उनका साथ देने वाले हजारों हैं, परंतु तुम्हारा साथ देने वाला मेरा जैसा मामूली चोर जो शायद कुछ भी नहीं कर सकता इस मामले में। देवराज चौहान कई पलों तक शंकर नाग को देखता रहा। तुम तो मेरे लिए बहुत कुछ करते हो शंकर नाग। डाबर बागले की तरह मुझे फौज की जरूरत नहीं। अपनी लड़ाई में अकेले लड़ना पसंद करता हूँ। दूसरों का खून मेरी वजह से बहे यह मुझे पसंद नहीं, लेकिन मुझसे दूर रहकर भी तुम मेरी बहुत सहायता कर सकते हो। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। दूर रहकर? शंकर नाग ने गहरी सांस ली। हाँ। वह कैसे? देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। शंकर नाग, एक तो मुझे डाबर बागले के खास ठिकानों के बारे में जानकारी चाहिए। खास ठिकाने? हाँ, ऐसे कि जिनके उड़ाए जाने पर डाबर बागले को तकलीफ हो, नुकसान हो। शंकर नाग ने सिर हिलाया। ऐसे ठिकानों के बारे में मुझे मालूम करके फौरन बताओ। अब मैं रुकना नहीं चाहता। कल मालूम हो जाएगा। शंकर नाग के स्वर में विश्वास का पुट था। दूसरे, मुझे डाबर बागले के उन खास आदमियों के बारे में बताओ जो खास ओहदों पर खास काम करते हैं। डाबर बागले के, जिनकी मौत होना डाबर बागले का भारी नुकसान होना है। शंकर नाग ने गंभीरता से सिर हिलाया। मालूम कर लोगे इन लोगों के बारे में? हाँ, मेरे लिए ऐसे काम जरा भी कठिन नहीं है। शंकर नाग बोला। किसी को तुम पर शक हो गया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं अपने पर किसी को शक होने ही नहीं दूंगा। शंकर नाग ने सिर हिलाया। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लेकर धीमे स्वर में कहा, और इसके साथ साथ यह भी मालूम करने की चेष्टा करो कि डाबर बागले ने जगमोहन को कहाँ पर कैद कर रखा है। तब तक मैं डाबर बागले से दूसरी तरह निपटता हूँ। शंकर नाग ने व्याकुलता से पहलू बदला।
क्या हुआ? जगमोहन के बारे में मालूम करना कठिन काम है। क्यों? डाबर बागले जगमोहन को कैद करके ही तो तुमसे मौत का खेल खेल रहे हैं। ऐसे में उन्हें खास जगह रखा होगा और उस जगह के बारे में जानना यकीनन आसान काम नहीं होगा। तुम ठीक कहते हो, देवराज चौहान ने कहा, परंतु जानने की चेष्टा तो की जा सकती है। हाँ, कोशिश तो की जा सकती है। तो करते रहो, शायद हाथ कुछ लगे। शंकर नाग ने सिर हिलाया सहमति से। यह सारे काम तुम्हें कल सुबह ही शुरू करने हैं, देर नहीं होनी चाहिए। कल से काम शुरू हो जाएगा। शंकर नाग के चेहरे पर सोच के भाव थे। देवराज चौहान की आंखों के सामने डाबर बागले के चेहरे नाच रहे थे। लेकिन यह सब करके तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हारा मकसद तो जगमोहन को पाना है। हाँ, देवराज चौहान का चेहरा धधक उठा। जगमोहन को पाना ही मेरा आखिरी मकसद है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।